हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए एक और क्लास 10th का कक्षा 10वीं का हिंदी का पेपर सोल्व करते हैं, जो कि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में प्रथम पाली यानी PT1 में आ चुका है। तो इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट किए आइए क्वेश्चन पेपर अपना प्रश्न पत्र हल करते हैं। वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल। देखो, हमारे पास प्रश्न पत्र सोल्व करने के कुछ कारण होते हैं जिनको हमें दिमाग में रख के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना चाहिए। पहला होता है हमारा रिवीजन होता है। दूसरा, कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर नहीं होते, वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, हमें अप्रोच मिलती है सोल्व करने की। ठीक है, तो आइए इस अप्रोच के साथ पेपर को सोल्व करते हैं कि हमें कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहली अप्रोच जो आपको पेपर में कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ये जो अपठित गद्यांश है इसको कितनी तेजी से पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है। आपको वन गो में सिर्फ एक बार ही पढ़ना है, आपको बार बार नहीं पढ़ना। एक बार पढ़ने के बाद फिर आप प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद आप सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शंस के बाद आपको आइडिया लगेगा कि वो ऑप्शन कहाँ है, और आप दोबारा से आएंगे अपठित गद्यांश पर जो कि पठित हो चुका होगा। आइए तो चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है, अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। संसार में अमरता ऐसे ही लोगों को मिलती है जो अपने पीछे कुछ आदर्श छोड़ जाते हैं जिनका स्थायी मूल्य होता है। अधिकतर यही देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति संपन्न परिवार में बहुत कम पैदा होते हैं। अधिकांश ऐसे लोगों का जन्म मध्यम वर्ग या गरीब परिवारों में ही होता है। मनुष्य में विनय, उदारता, कष्ट, सहिष्णुता, साहस आदि चारित्रिक गुणों का विकास अत्यावश्यक है। ये गुण व्यक्ति के जीवन को अहंकारहीन तथा सादा सरल बनाते हैं। जीवन में सादगी लाने के लिए दो बातें विशेष रूप से कारणीय है। प्रथम, कठिन से कठिन परिस्थितियों में धैर्य को न छोड़ना, और द्वितीय, अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम बनाना। सादगी का विचारों से भी घनिष्ठ संबंध है। हमें सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए और अपने विचारों को उच्च बनाए रखना चाहिए। व्यक्ति की सच्ची पहचान उसके विचारों और करनी से होती है। मनुष्य के विचार उसके आचरण पर प्रभाव डालते हैं और उसके विवेक को जागृत रखते हैं। विवेकशील व्यक्ति ही अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखता है। सादा जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति को भी कभी हतप्रभ होकर अपने आत्मसम्मान पर आँच नहीं आने देनी चाहिए। सादगी मनुष्य के चरित्र का आंगन है, वह बाहरी चीज नहीं है। इस तरह से हमने अपना गद्यांश को पढ़ लिया। पहला प्रश्न कहता है कि संसार में कौन लोग अमर हो पाते हैं। क, जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती, जो गरीब परिवार में जन्म लेते हैं, जो अपने पीछे कुछ आदर्श छोड़ जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि हमने पढ़ा, हमें साफ दिखाई दिया कि ग आंसर बिल्कुल सही होगा, जो अपने पीछे कुछ आदर्श छोड़ जाते हैं। तो आइए चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। संसार में जो अमरत्व प्राप्त करते हैं उनमें से अधिकांश का जन्म प्राय क, संपन्न परिवार में होता है, ख, उच्च जाति में होता है, ग, मध्यम वर्ग या गरीब परिवार में होता है, और घ, इनमें से कोई नहीं। देखिए, ग ऑप्शन को सही है, जैसे हमने पढ़ा मध्यम वर्ग या गरीब परिवार में होता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। चारित्रिक विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक नहीं है। क, विनय, ख, कष्ट सहिष्णुता, ग, गरीब होना, या घ, साहस। तो आपके पास है गरीब होना, ये कोई एक गुण नहीं है। चारित्रिक विकास के लिए इनमें से कौन सा गुण आवश्यक नहीं है। तो ये गरीब होना कोई गुण भी नहीं है और ये कोई आवश्यकता भी नहीं है। प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। सादगी का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है। क, गरीबी से, इच्छा से, विचारों से, सादा वस्त्र पहनने से। देखो, सादा वस्त्र पहनने से कोई सादा नहीं हो जाता, तो आपका ग ऑप्शन को सही होगा। विचारों से ही सादगी का संबंध है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाए वीर अनेक। प्रश्न नंबर 1 कहता है, कवि किसकी इच्छा का वर्णन कर रहे हैं। तो आपके पास है ऑप्शन पेड़, तितली, पुष्प और वनमाली। तो आपका जो कवि है वो ग ऑप्शन को सही है, पुष्प की इच्छा का वर्णन कर रहे हैं। देखो, आप कैसे पता लगा सकते हैं। चाह नहीं है सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। चाह नहीं है सम्राटों के शव पर। शव, जब लोग गुजर जाते हैं तो उनका जो शव होता है उस शव पर फूल बिछाए जाते हैं, तो फूल की ही बात चल रही है हर लाइन में। चाह नहीं देवों के सिर पर फूल लगे, या चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली। देखो, बनमाली से कह रहा है कि तोड़ लेना, तो ऑब्वियसली ये पुष्प की बात की जा रही है, फूल की बात की जा रही है। प्रश्न नंबर 2 कहता है, पुष्प की अभिलाषा है।
देखो कई बार ऐसा होता है हम पढ़ के नहीं आते क्वेश्चन और हम इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमने ये चैप्टर नहीं पढ़ रखा। लेकिन प्रश्न नंबर 1 अगर आपको नहीं भी आता तो आप प्रश्न नंबर 2 से देखो, सीखने को मिलता है कि अगला ही क्वेश्चन पूछा गया है पुष्प की अभिलाषा है, तो इससे पता चलता है कि पुष्प की बात की जा रही है। और ऑप्शन में पिछले क्वेश्चन के ऑप्शंस में पुष्प था, तो आप इससे आइडिया लगा के भी डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। आइए चलते हैं। पुष्प की अभिलाषा है का सुंदरी के बालों में सजना, सम्राटों के शव पर चढ़ाया जाना, ईश्वर के ऊपर अर्पित करना और वीरों के रास्ते में सजना। तो आपका आंसर घ बिल्कुल सही होगा, वीरों के रास्ते में सजना। देखो, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाए वीर अनेक, जिस पथ पर वीर जाएंगे उस पथ पर मातृभूमि पर फेंक देना, शीश चढ़ाने। तो इस तरह से बात की गई है कि वीरों के रास्ते में सजना। प्रश्न नंबर 3 कहता है इन पंक्तियों में पुष्प की कौन सी भावना व्यक्त होती है? क सौंदर्य प्रेम, ख राष्ट्र प्रेम, ग ईश्वर प्रेम और घ श्रृंगार प्रेम। तो आपके पास है इसमें राष्ट्र प्रेम की भावना, ऑप्शन ख बिल्कुल सही है। जैसे कि उसने दिखाया वीरों के रास्ते में फेंक के जाने की बात की गई है, तो वो राष्ट्र प्रेम की बात कर रही है, मातृभूमि की बात हो रही है, मातृभूमि की बात हो रही है तो ये राष्ट्र प्रेम दिखाता है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 4 पर चलेंगे। चाह नहीं देवों के सिर पर इठलाऊं मैं, चाह का अर्थ क्या है? चाह का अर्थ क्या है? चाह का अर्थ तो इच्छा ही होता है, चाह का अर्थ अभिलाषा होता है, चाह का अर्थ कामना होता है, तो घ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 3 कहता है पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। पठित गद्यांश पढ़ लेते हैं, वैसे अपठित है, पठित कर लेते हैं। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती, इन दिनों वह सबेरी उठते, न जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खेजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्य में वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खेजड़ी लिए बैठे थे। आइए इसके साथ प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं। प्रभातिया किस समय गाया जाने वाला गीत है? तो आपके पास उत्तर है सुबह के समय। प्रभातिया समय गाया जाने वाला गीत है। प्रश्न नंबर 2 कहता है गद्यांश में किस ऋतु का उल्लेख है? तो गद्यांश में माघ ऋतु का, सर्दी का उल्लेख है, माघ ऋतु का। प्रश्न नंबर 3 कहता है बाल गोविंद की प्रभातियां कब तक चला करती थी? तो बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब तक चला करती थी? फागुन तक। देखो पहली लाइन में लिखा हुआ है फागुन तक चला करती थी। तो बाल गोविंद भगत, पाठ के लेखक का नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उचित विकल्प चुनिए। तो प्रश्न नंबर 4 कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के उचित विकल्प चुनिए। दीपक जला और अंधेरा नष्ट हुआ, और हमारे पास विकल्प है संयुक्त, संकेतक वाचक, विधानवाचक और डी आपका ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। तो हमें देना है 3 में। तो हमारे पास आंसर है ए संयुक्त वाचक। ठीक है, संयुक्त इसलिए क्योंकि ये एक दीपक जला और दूसरे पर निर्भर है, एक वाक्य दूसरे पर निर्भर है। दीपक जला और अंधेरा नष्ट हुआ। प्रश्न नंबर 2 कहता है मिश्र विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। प्रश्न ऑप्शन ए इच्छावाचक, बी सरल, सी मिश्रित और डी संयुक्त। तो आपका ऑप्शन होगा मिश्रित। विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। सरल वाक्य या मिश्र वाक्य? ऑप्शन सी मिश्रित वाक्य। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। रोहन गाना गाता है, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो वाक्य भेद क्या है आपका? समूह वाक्य। रोहन गाना गाता है, ऑप्शन डी। इसी के साथ प्रश्न नंबर 4 कहता है हमारा निम्नलिखित प्रश्नों के उचित विकल्प चुनिए। प्रश्न नंबर 4 का पहला पार्ट है दीपक जला और अंधेरा नष्ट हुआ। अब देखो आपके सामने कुछ सेंटेंस आएंगे जिनको आपको बताना है ये किस तरह के सेंटेंस है। तो दीपक जला और अंधेरा नष्ट हुआ, इसका आंसर होगा, आइए ऑप्शन देख लेते हैं। हमारे पास 3 ऑप्शन है इसके, डी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो ऑप्शन ए कहता है संयुक्त, बी संकेतवाचक, सी विधानवाचक और डी कुछ नहीं। तो ऑप्शन ए संयुक्तवाचक बिल्कुल सही होगा आपका। संयुक्तवाचक क्यों? इसमें 2 वाक्य जुड़े हुए हैं, दीपक जला अंधेरा नष्ट हुआ। इन दोनों वाक्यों को और जैसे संयोजन शब्द से जोड़ा गया है। किससे? और से जोड़ा गया है। और अपने आप में क्या है? और अपने आप में संयोजक है, संयोजन है। जब 2 वाक्यों को संयोजन शब्द से जोड़ा जाएगा तो वो वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाएगा, इसलिए इसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। किसको? हमारे पहले प्रश्न को, दीपक जला और अंधेरा नष्ट हुआ।
ठीक है, तो ये और क्या हुआ आपका संयोजन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं, सेकंड पार्ट पर। मिश्र विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। तो मिश्र विद्यालय की शोभा कौन बढ़ा सकता है? जो अनुशासन में रहे। अब देख लेते हैं इसमें क्या है, ये कौन सा वाक्य होगा। ऑप्शन ए कहता है इच्छावाचक, बी सरल, सी मिश्रित और संयुक्त। आपके पास आंसर है इसका मिश्रित वाक्य होगा ये। अब मिश्रित वाक्य क्यों होगा? यह वाक्य दो भागों से बना है। विश्वविद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है, मुख्य वाक्य है। पहला वाक्य आपका हो गया विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है। फिर आया आपका जो अनुशासन में रहे, जो अनुशासन में रहे। पहले हमारा जोड़ा गया था और से, अब जोड़ा जा रहा है जो से। तो जब एक वाक्य दूसरे पर निर्भर हो, यहाँ पर एक वाक्य दूसरे पर निर्भर है, तो वह मिश्रित वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्रित वाक्य। तो हमने लिखा आंसर मिश्रित। ऑप्शन 3, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। रोहन गाना गाता है, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो वाक्य भेद क्या होगा? तो ऑप्शन क्या है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और समूह वाक्य। देखो संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य मैंने बता दिया आपको। रोहन गाना गाता है, यहाँ पर कोई आधार नहीं है, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो रोहन गाना गाता है, यह बिल्कुल सिंपल है, सरल सेंटेंस है, तो सरल वाक्य कहलाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, सरल। इसमें केवल एक ही विचार है, एक ही विचार की बात की गई है कि वो गाना गाता है, और कोई संयोजन या अधीन वाक्य नहीं है कि किसी पर आधारित हो। रोहन गाना गाता है एक सीधा सरल वाक्य है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है रचना या बनावट की दृष्टि से कौन वाक्य का भेद नहीं है? कौन सा वाक्य का भेद नहीं है? तो ऑप्शन ए सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, समूह वाक्य या संयुक्त वाक्य। तो वाक्य बनावट की दृष्टि से समूह वाक्य कोई भी भेद, वाक्य का भेद नहीं है। मिश्र वाक्य भी भेद होता है, सरल वाक्य भी एक भेद है और संयुक्त वाक्य भी। तीनों को हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में देख लिया, लेकिन समूह वाक्य कोई भी वाक्य का भेद नहीं होता। प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से विचार प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक पहला प्रश्न है आपका, पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपका पहला प्रश्न है, पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? अब देखो यहाँ पर क्या है, पंक्ति में प, स और र ध्वनि का बार बार प्रयोग हुआ है। किसका? प, स, और इसके साथ आपका र। तो प, स, र ध्वनि का बार बार प्रयोग हुआ। जब किसी वाक्य या पंक्ति में एक ही वर्ण या ध्वनि का बार बार प्रयोग होता है तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन इसमें नहीं अवेलेबल है। तो यहाँ घटा शब्द को 2 बार लिखा गया है, लेकिन हर बार अलग अर्थ है। पहला घटा काली घटा बादल की बात की गई है, यहाँ पर काली घटा ये बादल की बात की गई है। जो घटा होती है बादल, और यहाँ पर घटा कमी की बात की गई है, कम हो गया है, घमंड घट गया है ना, कमी। तो इससे क्या हुआ, जब एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग हो और दोनों बार उसका अर्थ अलग हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। कौन सा अलंकार कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि फूल हंसे कलियां मुस्काई में कौन सा अलंकार है? तो फूल हंसे कलियां मुस्काई, तो इसमें आप देखो फूलों को और कलियों को हंसते मुस्कुराते हुए दिखाया गया है। जब किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के रूप में, सीधे रूप में दिखाया जाए बिना जैसे शब्द के, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर फूल हंसे कलियां मुस्काई, तो बिना किसी इशारे के डायरेक्ट कहा गया है कि फूल हंसे। अब देखो जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फूल हंसे कलियां मुस्काई में कौन सा अलंकार है? अब देखो अजीब सी चीज़ हो रही है जिसको पर आप नोटिस नहीं करते, जिस पर आप ध्यान नहीं देते। फूल हंसे और कलियां मुस्काई, क्या फूल हंस सकते हैं? क्या कलियां मुस्का सकती है? लेकिन इसको दिखाया गया है जैसे कि ये इसका ही काम हो, जैसे इंसान हंसते हैं वैसे ही फूल हंस रहे हो, कलियां मुस्का रही हो। तो जब किसी को बिना जैसे, मानो कि समान, तुल्य, इन शब्दों के बिना किसी को किसी से तुलना करके दिखाया जाता है और वो काम कराया जाता है जो उसका नहीं है। जैसे जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से इस तरह की जाए कि वह खुद उसी में बदल जाए, और कोई उपमा चिन्ह जैसे, मानो, तुल्य, समान
का प्रयोग ना हुआ हो तो वो कौन सा अलंकार यूज करता है, उसको कौन सा कहते हैं, रूपक अलंकार। कौन सा होता है वो, रूपक अलंकार। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। अब देखो कुछ प्रश्न नंबर 3 पर ये हमेशा ध्यान रखा, यहाँ पर दो शब्दों का अलग अलग मीनिंग था, एक ही शब्द को 2 बार लिखा गया और दोनों बार अलग अलग मीनिंग था। तो एक बार घटा था, मतलब एक बार कमी था, तो यमक हुआ। उसके बाद तीसरा था फूल हंसे कलियां मुस्काई। इसमें एक व्यक्ति या वस्तु को दूसरी व्यक्ति या वस्तु की तरह दिखाया गया है, तो इसमें रूपक अलंकार। पहले में एक ही शब्द, एक ही ध्वनि के शब्दों को, अक्षरों को बार बार यूज किया गया, तो अनुप्रास अलंकार। और प्रश्न 4 में देखते हैं श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या है। तो आइए श्लेष अलंकार की परिभाषा लिखते हैं। प्रश्न 5 का 4th पार्ट, श्लेष अलंकार की परिभाषा। किसकी परिभाषा, श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार कौन से होते हैं, जब किसी एक ही शब्द से 2 या 2 से अधिक अर्थ निकले। जब किसी एक ही शब्द से 2 या 2 से अधिक शब्द, अधिक शब्दों का अर्थ निकले। जब किसी एक ही शब्द से 2 या 2 से अधिक शब्दों का अर्थ निकले, सभी अर्थ उपयुक्त और सुंदर प्रतीत हो। सभी अर्थ उपयुक्त, ऐसा नहीं है कि सेंटेंस में कोई एक शब्द यूज किया गया और उसके कई अर्थ निकल रहे हैं लेकिन सब उल्टे बैठ रहे हैं, सब सही बैठने चाहिए। तो उपयुक्त, सभी शब्द उपयुक्त और सुंदर प्रतीत हो। उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। तो वह श्लेष अलंकार कहलाया जाता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हुई। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं अपने। प्रश्न नंबर 5, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा लिखिए। आइए अतिशयोक्ति अलंकार देख लेते हैं। अच्छा, श्लेष अलंकार के कुछ एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको ये ना हो कि आपको समझ ही नहीं आया कि लिखा क्या है। श्लेष अलंकार के कुछ उदाहरण लिख लेते हैं। नैन सुखद, यहाँ नैन का अर्थ आँख और नैन का दूसरा अर्थ देखने योग्य होता है। नैन, उदाहरण के तौर पर नैन सुखद। अब यहाँ पर 2 मीनिंग बैठेंगे इसके। नैन का पहला अर्थ बैठेगा आँखें, आँख, और दूसरा अर्थ बैठेगा इसका देखने योग्य। ठीक है, इसके साथ ही अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए, बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए, यानी वह वास्तविकता से बहुत अधिक हो, तब वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसी को अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। इसके उदाहरण, आसमान को छू लिया। असंभव बात को अतिशयोक्ति के रूप में कहा गया एक सेंटेंस है कि उदाहरण के तौर पर हम जब कुछ कार्य ऐसा कर लेते हैं जिस पर हमें गर्व होता है और हमने बहुत कुछ अपने जीवन में कर लिया होता है, तब हम कहते हैं कि मैंने आसमान को छू लिया। ठीक है, इसमें आसमान को छू लेना कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है, लेकिन फिर भी अतिशयोक्ति अलंकार इसमें इसीलिए कहा गया है क्योंकि इस बात को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है।
आइए अपने प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। इसमें से कोई भी 5 आपको करने होते हैं, लेकिन छठा हम करते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के में कौन सा अलंकार है? तो मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अब देखो आप एक और फिर से वही फूलों वाली बात नोटिस करो कि मेघ क्या बन ठन के संवर के आ सकते हैं? बादल बन ठन के संवर के आ सकते हैं? कोई सज सकता है बादल? वो तो अपना काम करने नॉर्मल बादल ही आता है बरसात करने, लेकिन उसको कितनी सुंदरता के साथ लिखा गया है कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? देख लो, फूल हंसते थे कलियां मुस्काती थी, तो इसमें रूपक अलंकार, तो यहाँ भी रूपक अलंकार होगा। ठीक है, इसके साथ चलते हैं हम प्रश्न नंबर 6 पर। तो प्रश्न नंबर 6 कहता है हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें कि पहला प्रश्न है सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? अब देखो बेसिकली कैप्टन उन लोगों को कहा जाता है जो लोग आर्मी में होते हैं, ठीक है, जो सेनानी होते हैं, जो सैनिक रहे होते हैं, उनको क्या कहते हैं लोग? कैप्टन कहते हैं। लेकिन फिर भी वो आर्मी में तो था नहीं चश्मे वाला, फिर भी लोग उसको कैप्टन क्यों कहते थे? आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्रश्न 6 का प्रश्न हम लिख लेते हैं ज़रा। तो प्रश्न नंबर 6 का फर्स्ट का पार्ट जिसमें कहता है कि चश्मे वाले को सेनानी क्यों कहते थे। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, मैंने बताया आपको सेनानी वो लोग होते हैं जो सैनिक रहे हो या आर्मी में रहे हो, और इसी बिहाफ पर चश्मे वाले सेनानी न होते हुए भी परम देशभक्त था। वह बूढ़ा सा गरीब मरियल फेरी लगाकर चश्मा बेचने वाला था। वह नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के देखना नहीं चाहता था। नेताजी मतलब सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देखना चाहता था। वह अपनी ओर से नेताजी को कोई ना कोई चश्मा अवश्य लगाता रहता था। उसकी इसी भावना को देखकर उसे लोग नेताजी का साथी समझते थे। लोग उसे आज़ाद हिंद फौज का कैप्टन समझते थे, अतः लोग उसे कैप्टन कहते थे। इसी वजह से लोग उसे कैप्टन कहते थे, क्योंकि लोग उसने समझने लगे थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज थी वो उसका हिस्सा रहा होगा, वो उसमें कैप्टन रहा होगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 6 के दूसरे भाग पर, जो कहता है उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। आइए देखते हैं कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई थी। तो गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की थी, हमें ये बताना है। और इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ अब ठीक है। उत्तर 2। तो प्रश्न 6 के दूसरे भाग पर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो गोपियों ने की थी उद्धव के व्यवहार की तुलना, और गोपियों ने किससे की थी आइए देख लेते हैं। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल से सने हुए गागर मतलब मटके से की है। वे कहती है कि उद्धव कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे। उद्धव कृष्ण के पास रहे तो, लेकिन उसके प्रेम से अछूते रहे, इसलिए उसने कमल के पत्ते, जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी पानी से प्रभावित नहीं होता, पानी कमल के पत्ते के ऊपर लगता तो है, लेकिन जैसे ही वो फिसलता है तो कोई भी पानी की बूंद पत्ते पर नहीं रुक पाती। वही लिखा है यहाँ पर, पानी में रहकर भी पानी से प्रभावित नहीं होता। और तेल से सना हुआ गागर मतलब मटका, पानी में डूबने पर भी उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती। इसी प्रकार वो कृष्ण के साथ तो रहे, लेकिन उसके प्रेम से अछूते रहे, जैसे पानी से अछूता रहा कमल का पत्ता और तेल से सना हुआ गागर। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 6 के तीसरे भाग पर देखते हैं क्या पूछा है। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया। तो कृष्ण के प्रति अपना प्रेम कैसे व्यक्त किया देख लेते हैं। तो ये प्रश्न 6 का तीसरा भाग है। उन्होंने कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया है और उनके प्रेम में पूरी तरह से डूबी हुई हैं। वे कृष्ण को ही अपना आराध्य मानती है, उनके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती। ठीक है, इसी के साथ हम लिखते हैं कि किस तरह से उन्होंने क्या क्या उदाहरण लिए थे, क्या क्या उदाहरण के साथ उन्होंने अपना प्रेम व्यक्त किया था। तो गोपियों ने प्रेम को व्यक्त करने के लिए कई प्रतीकों का उपयोग किया था। अब वो प्रतीक देख लेते हैं। पहला प्रतीक था चींटी और गुड़ का प्रतीक। चींटी और गुड़ का कैसे? गुड़ को कहा है उन्होंने कृष्ण को और चींटी खुद को बताया। गोपियाँ स्वयं को कृष्ण रूपी गुड़ मतलब कृष्ण को गुड़ का रूप मानकर लिपटी हुई चींटियाँ अपने आप से तुलना कर रही हैं। वो लिपटी हुई चींटियों के समान मानती हैं, जो उससे अलग नहीं होना चाहती।
ठीक है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण उन्होंने लिया, दूसरा प्रतीक हारिल पक्षी। वे खुद को हारिल पक्षी की तरह मानती हैं जो हमेशा अपने पंजे में लकड़ी का एक टुकड़ा पकड़े रहता है। यह लकड़ी कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है जिसे गोपियाँ कभी नहीं छोड़ना चाहती। इस तरह भी उन्होंने अपना प्रेम प्रतीक दिखाया, व्यक्त किया कृष्ण के प्रति। मन, वचन और कर्म। गोपियाँ मन, वचन और कर्म से कृष्ण के प्रति समर्पित हैं। वे हर समय कृष्ण का ही जाप करती रहती हैं। तो ये मन, वचन और कर्म का भी उन्होंने एक उदाहरण दिया, एक प्रतीक दिखाया। और इसी के साथ योग संदेश। जब उद्धव योग का संदेश लेकर आते हैं तो गोपियाँ बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि वे कृष्ण से दूर नहीं होना चाहती। तो इस तरह से गोपियों ने अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए कई प्रतीकों का उपयोग किया था। ठीक है, ये आपका पूरा आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। प्रश्न 6 के चौथे पार्ट पर लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। तो क्या क्या विशेषताएं बताई हैं, आइए देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट है ये आपके प्रश्न 6 का। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता में लक्ष्मण जी ने वीर योद्धा की कई विशेषताएं बताई हैं। ठीक है, ये आपका संवाद की बात की गई है। इसमें लक्ष्मण जी ने वीर योद्धा की कई विशेषताएं बताई हैं। पहली, वीर योद्धा शांत, विनम्र और साहसी हृदय के होते हैं। ठीक है, वह अपनी वीरता का बखान अपने आप नहीं करते, अन्यथा उनकी वीरता खुद उनके गुणों का बखान करती है। सही बात है, उनकी वीरता उनके बारे में बताती है, ना कि वो अपनी वीरता के बारे में बार बार बताते रहते हैं। अपने मुंह से अपनी तारीफ कोई नहीं करता और वीर तो वैसे भी नहीं करते। उसी तरह से दुनिया खुद ब खुद उनका गुणगान करने लगती है। सही बात है, दुनिया वीरों का गुणगान करती है। तीसरा पॉइंट है, वो किसी चीज़ से ज़रूरत से ज़्यादा मोह नहीं रखते और बात बात पर क्रोध नहीं करते, क्योंकि भाई वो वीर है। हर छोटी बात पर नाराज़ या क्रोध हो जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा, इसीलिए उन्हें वीर कहा गया है। चौथा पॉइंट है, वीर सदैव दूसरों का आदर व सम्मान करते हैं। वीर कभी भी अपनी वीरता पर अभिमान नहीं करते। तो वीर उन्हीं को कहते हैं जो अपनी वीरता पर अभिमान नहीं करते, आदर सम्मान करते हैं। यही 5 पॉइंट है। इस तरह से आपने क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट कर लिया प्रश्न 6 का। प्रश्न नंबर 7 कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब आपके सामने 7 के 2 पार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, जो पूछता है आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। तो इसका उत्तर देखते हैं, क्योंकि उसके साथी खेलने में इतने मग्न होते हैं क्योंकि उसके साथी खेलने में इतने मग्न होते हैं कि उनके भोलेपन और भावों को देखकर भोलानाथ की उनके भोलेपन और भावों को देखकर भोलानाथ भावुक हो जाता है और अपना सिसकना भूल जाता है। आइए अपने एक प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसी एक अनुच्छेद को लिखिए। आज की आवश्यकता, संयुक्त परिवार। संकेत बिंदु हैं आपके, एक परिवार का बढ़ता चालन, एक परिवार का बढ़ता चलन, एक परिवार और वर्तमान समाज, एकल परिवार और वर्तमान समाज। और इसी के साथ आपके दूसरा ऑप्शन है संयुक्त परिवार की आवश्यकता। चौथा है बुजुर्गों की देखभाल। 5वां पॉइंट है एकाकीपन को जगह नहीं, अथवा बच्चों की शिक्षा में माता पिता की भूमिका। अब देखो, लिखना तो या तो इस पर है, बच्चों की शिक्षा में माता पिता की भूमिका, और या फिर आपको लिखना है आज की आवश्यकता संयुक्त परिवार। और संकेत बिंदु आपको ये दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड। और ये संयुक्त परिवार की आवश्यकता, बुजुर्गों की देखभाल, एकाकीपन को जगह नहीं, और बच्चों की शिक्षा में माता पिता की भूमिका में संकेत बिंदु क्या दिए गए हैं। पहला, शिक्षा और माता पिता, शिक्षा की महत्ता, उत्तरदायित्व और शिक्षा विहीन नर पशु समान। ठीक है, तो इसी के साथ आइए हम लिख लेते हैं अपना आज की आवश्यकता संयुक्त परिवार पर एक अपना अनुच्छेद। इसी के साथ आइए लिखते हैं अपना पहला अनुच्छेद, जो कि आज की आवश्यकता संयुक्त परिवार, इसके ऊपर है। तो हमारी हेडिंग हो गई आज की आवश्यकता परिवार। इस पर देख लेते हैं कि आज की व्यवस्था संयुक्त परिवार में जो हमें बिंदु दिए गए थे, उन बिंदु को ध्यान में रखते हुए हमें अपना अनुच्छेद लिखना है। तो पहला बिंदु कवर करते हुए एकल परिवार का बढ़ता चलन। तो चलन हो गया एकल परिवार और वर्तमान समाज की समतुलना, या आप तुलना कर सकते हैं। तो आज के समय में एकल परिवार का चलन बढ़ता जा रहा है, जिसमें समाज में अलगाव, अकेलापन, बुजुर्ग की उपेक्षा बढ़ती जा रही है। बुजुर्गों की उपेक्षा बढ़ती जा रही है। संयुक्त परिवार में सब एक दूसरे की मदद करते हैं। हमारे दूसरे पॉइंट्स हैं कुछ जो दिए गए हैं कि संयुक्त परिवार की आवश्यकता क्या है। संयुक्त परिवार की आवश्यकता बुजुर्ग की देखभाल और एकाकीपन को जगह नहीं। तो संयुक्त परिवार में सब एक दूसरे की मदद करते हैं।
बच्चे संस्कार सीखते हैं और बुजुर्ग की सेवा होती रहती है। एकल परिवार में व्यक्ति अकेलेपन का शिकार होता है, जबकि संयुक्त परिवार भावनात्मक और सामाजिक सुरक्षा देता है। इसलिए वर्तमान समय में संयुक्त परिवार की अत्यंत आवश्यकता बढ़ती जा रही है। तो ये मिनिमम से मिनिमम हो गया, लेकिन आप इसको बढ़ाकर लिख सकते हैं। और हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है, बच्चों की शिक्षा में माता पिता की भूमिका, संकेत बिंदु देख लेते हैं, शिक्षा और माता पिता। तो ये लिखते हैं बच्चों की शिक्षा में, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है। अनुच्छेद का दूसरा टॉपिक ये है, बच्चों की शिक्षा में माता पिता की, यही है ना, बच्चों की शिक्षा में माता पिता की भूमिका। और अपने पॉइंट भी सामने लिखे हैं। बच्चों के जीवन में शिक्षा का महत्व बहुत बड़ा होता है। इसी के साथ और इसमें माता पिता की भूमिका सबसे अहम होती है। एक बच्चा स्कूल से पहले अपने माता पिता से ही सीखना शुरू करता है। वे बच्चों को संस्कार, अनुशासन और समय का महत्व सिखाते हैं। माता पिता ही बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित करते हैं और पढ़ाई का अनुकूल माहौल घर में बनाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में वे मार्गदर्शन, सहायता और सुरक्षा प्रदान करते हैं। जब माता पिता पढ़ाई में रुचि लेते हैं तो बच्चा भी प्रेरित होकर आगे बढ़ता है। माता पिता का बच्चों पर प्रभाव भावनात्मक और मानसिक प्रभाव दोनों पड़ता है। इसलिए कहा जाता है शिक्षा वही जो घर से शुरू हो। ये आपने एक स्लोगन लास्ट में लिख दिया। इसके साथ आपका अनुच्छेद पूरा होता है और इसको आप बढ़ा भी सकते हो। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 9, जिसमें आपके पास ये आखिरी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9 कहता है आपके जन्म दिवस के अवसर पर, प्रश्न नंबर 9 जो कि आपके पास आखिरी प्रश्न है, ये कहता है आपके जन्म दिवस के अवसर पर आपके मामा जी उपहार भेजते हैं। आपके मामा जी एक उपहार भेजते हैं, इसके लिए उन्हें आभार पत्र लिखिए। आभार पत्र, आपको क्या लिखना है? पत्र। इससे पहले आपने क्या लिखा था? अनुच्छेद। ठीक है, आपने अनुच्छेद कवर कर लिया, अब आप पत्र कवर करेंगे। अथवा इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं? अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए जिसमें पुस्तकालय में हिंदी की अच्छी पुस्तकें व पत्रिकाएं मंगवाने के लिए निवेदन किया गया हो। तो आपको दोनों, आइए दोनों अपना पत्र देख लेते हैं कैसे लिखा जाएगा। हमारा पत्र का पहला शीर्षक क्या है? पहला टाइटल क्या है हमारा? उपहार। मामा के उपहार भेजने पर उन्हें आभार पत्र। मामा के उपहार भेजने पर आभार पत्र। ठीक है, ये तो मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए लिख दिया, ये पत्र का पार्ट नहीं है। आइए पत्र लिखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पेपर आपसे क्या पूछना चाहता है। क्वेश्चन पेपर आपसे जानना चाहता है कि आपको औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्र आते हैं लिखने या नहीं। तो देखिए, जैसे कि प्रश्न पत्र आपको 2 ऑप्शन देता है। एक, उपहार भेजते हुए मामा को आभार पत्र लिखना, ये हो गया आपका अनौपचारिक। ये हो गया आपका अनौपचारिक। और आपको विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, तो ये आप कैसा लिखेंगे? ये ऑब्वियसली आप औपचारिक लिखोगे। तो आइए फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट को समझते हैं। देखिए, मामा को भेजा हुआ पत्र अनौपचारिक है, तो आप सीधा अपना एड्रेस लिख के, प्यारे मामा जी, दिनांक लिख के, मान लीजिए यहाँ पर आप दिल्ली लिख के 16 जुलाई 2025, प्यारे मामा जी सादर प्रणाम। प्रणाम के साथ ही अपना सारा जो भी संदेश आपका है वो लिखना स्टार्ट करेंगे आप। आशा करता हूँ कि आप और मामी जी पूर्ण रूप से स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मुझे बहुत खुशी हुई जब मेरा जन्मदिन याद रखते हुए आपने इतना सुंदर और उपयोगी उपहार भेजा। जब मैंने उसे खोला तो मेरा मन सच में खुशी से झूम उठा। आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा मेरे लिए बहुत खास रहा है। इस बार का जन्मदिन इसलिए और भी खास बन गया क्योंकि आपने दूर रहकर भी अपने प्यार से मुझे याद किया और आपकी भेजी शुभकामनाओं ने मेरे चेहरे पर मुस्कान ला दी। ठीक है, आपसे जल्द मिलने की इच्छा है। मामा जी को मेरा प्रणाम कहिएगा, मामी जी को मेरा प्रणाम और कहिएगा छोटे भाई को ढेर सारा प्यार। अब पत्र यहीं समाप्त करता हूँ जल्दी मिलने की आशा के साथ। और आपका लाडला भांजा राम, प्रेषक कक्षा 10वीं अ, पीएमसी केंद्रीय विद्यालय। ये दूसरा चल गया आपका। तो इसी के साथ आपने पत्र, अनौपचारिक पत्र यहाँ से शुरू किया और आपने अपना पूरा अपना जो भी अर्थ था वो लिखना स्टार्ट किया और आपने यहाँ पर ख़त्म किया। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक साथ। ये
इनफॉर्मल लेटर का यही फॉर्मेट होता है। अब आइए फॉर्मल लेटर पर, जो आपका दूसरा ऑप्शन दिया गया है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया कि आप अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए जिसमें पुस्तकालय में हिंदी की अच्छी पुस्तकें व पत्रिकाएं मांगने के लिए निवेदन करना है। तो आइए निवेदन करते हैं। निवेदन पत्र हो गया आपका, क्या हुआ आपका निवेदन पत्र जो कि होगा आपका औपचारिक। देखो फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है, ठीक है, किस फॉर्मेट से आप लिखते हो। तो आप सबसे पहले लिखोगे प्रेषक, आप अपने बारे में लिखोगे कक्षा 10वीं का छात्र है, पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय से आया, दिल्ली, दिनांक 16 जुलाई 2025। इसके साथ प्रति प्रधानाचार्य महोदय को जा रहा है। प्रेषक होता है जो भेज रहा है, ठीक है, जो भेज रहा है। प्रति होता है जिसके पास जा रहा है। उनका पद, उनका नाम नहीं लिखना होता, उनका क्या लिखना होता है, पद। यहाँ पर भी प्रेषक कक्षा 10वीं पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय दिल्ली, दिनांक जुलाई, यहाँ दिनांक हो गई। यहाँ पर आपका प्रेषक हो गया कहाँ से जा रहा है और प्रति कहाँ पर जा रहा है, पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय दिल्ली, प्रधानाचार्य महोदय को, ठीक है। विषय क्या है, पुस्तकालय में हिंदी की अच्छी पुस्तकें व पत्रिकाएं मांगने हेतु निवेदन पत्र है हमारा। इसके बाद लिखते हैं हम कि सविनय निवेदन यह है कि मैं कक्षा 10वीं का छात्रा, एक सेकेंड, इसके बाद आप लिखेंगे महोदय या महोदया। सविनय निवेदन यह है कि मैं कक्षा 10वीं का एक छात्रा हूँ। हमारे विद्यालय का पुस्तकालय अच्छी स्थिति में है किंतु उसमें हिंदी की साहित्यिक पुस्तकें और पत्रिकाएं बहुत कम उपलब्ध हैं। इससे हमें हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति रुचि विकसित करने में कठिनाई होती है। हम चाहते हैं कि पुस्तकालय में मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, आप ये रेफरेंस दे सकते हो कि आपको कौन सी अच्छी पुस्तिकाएं चाहिए, हरिशंकर परसाई आदि प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकें तथा नंदन चंपक, बाल भारती, इंडिया टुडे, हिंदी प्रतियोगिता दर्पण जैसी पत्रिकाएं मंगवाई जाएं ताकि छात्र अधिक प्रेरित हो और उनका भाषाई विकास हो सके। अतः आपसे विनम्र, और अंत में आप लिखोगे अतः, जिससे कि आपका कंक्लूजन हो। आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकें एवं पत्रिकाएं मंगवाने की कृपा करें। हम सभी छात्र आपके इस निर्णय के लिए आभारी रहेंगे। आपका आज्ञाकारी छात्र राम या सीमा, अपना नाम लिख सकते हैं और कक्षा 10वीं अ। ये हो गया आपका ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल पत्र। तो इस तरह से हमने ऑफिशियल और अनऑफिशियल दोनों लिख लिए, औपचारिक अनौपचारिक दोनों पत्र लिखे। इसी के साथ हमने अपना प्रश्न पत्र 10वीं का हल किया। आई होप आपको ठीक लगा हो, आपको समझ में आया हो, आपके पेपर में ये आपकी हेल्प करे। और हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसमें कवर कर लिए हैं क्योंकि बहुत सारे पेपर आते हैं, लेकिन उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर यही था। जिसके साथ हम इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आपकी क्लास की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।